इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं आशा करता हूं कि आप सबने ये वीडियो अवश्य देखा होगा। इस वीडियो में अमित शाह जी कश्मीर के लिए अपनी जान देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के ही एक सांसद ने सच में कश्मीर के लिए अपनी जान दे दी थी, और वे शख्स कोई और नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी को जन्म देने वाली भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दुबे आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिज्ञासु भारतीय में, जहां हम भारत से संबंधित दिलचस्प किस्सों और कहानियों को आपके सामने लेके आते हैं। अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और भारत की दिलचस्प कहानी आपसे मिस न हो जाए इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो द बीजेपी स्टोरी का सेकंड एपिसोड है। हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि किस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस की मदद से भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनसंघ अपना पहला चुनाव लड़ती है, किस तरह नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के षड्यंत्र से मुखर्जी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बाद में किन कारणों से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु संदेहास्पद तरीके से होती है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु के बाद पार्टी का क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी के दौरान भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की चर्चा चल रही थी, और कश्मीर समेत बाकी रियासतों के सामने पाकिस्तान और भारत में से किसी एक को चुनने का चैलेंज था। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश कश्मीर को अपने देश में शामिल करना चाहते थे। वहीं कश्मीर के राजा हरि सिंह को ये चिंता थी कि कश्मीर को अगर भारत में विलीन किया गया तो कश्मीर के बहुसंख्यक मुसलमान नाराज हो जाएंगे, और कश्मीर को अगर पाकिस्तान में विलीन किया गया तो अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों को प्रताड़ित किया जाएगा। इसी बीच शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कि एक स्कूल टीचर था, उसने 1930 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की एक पार्टी का गठन कर दिया था, जिसका नाम बाद में बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया जाता है। शेख अब्दुल्ला ने 10 मई 1946 को महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह चालू कर दिया था, और 17 मई 1946 को कश्मीर के सारे मुसलमानों को इस विद्रोह में शामिल होने के लिए अपील किया था, और मुसलमानों को अपील करते हुए जिहाद करने के लिए तैयार रहने को कहा गया था। क्विट कश्मीर का नारा लगाया गया था, और हिंदू डोगरा राजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत चालू कर दिया गया था। विद्रोह बढ़ता देख 20 मई 1946 को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की खबर पाके 20 जून 1946 को नेहरू जम्मू कश्मीर में गए और अब्दुल्ला की गिरफ्तारी का विरोध करने लगे, और शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन सौंपने की मांग करने लगे। इस घटना के बाद राजा हरि सिंह को नेहरू और कांग्रेस की नीयत पर शक होने लगा। नेहरू को 20 जून 1946 के ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया, और उन्हें 2 दिन बाद 22 जून 1946 को रिलीज करके दिल्ली भेज दिया जाता है। इस घटना के बाद से नेहरू ने महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध एक व्यक्तिगत वैमनस्य पाल लिया। खैर, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है। जूनागढ़ और हैदराबाद समेत 560 से ज़्यादा रियासतों को सरदार पटेल द्वारा भारत में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन कश्मीर का मुद्दा, जिसे नेहरू खुद हैंडल कर रहे थे, वो भारत के लिए अभी भी गले की हड्डी बनी हुई थी। राजा हरि सिंह जब भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन साइन करने की बात करते, नेहरू शेख अब्दुल्ला को रिहा करने और उन्हें कश्मीर की बागडोर सौंपने की शर्त रखते थे, जिससे कि राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन साइन करने से मना कर देते थे। इसी बीच ये खबर मिलती है कि पाकिस्तान के कुछ कबीले पाकिस्तानी आर्मी की मदद से अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर आक्रमण कर देते हैं। महाराजा हरि सिंह कश्मीर को कहीं पाकिस्तान न हड़प ले, इस डर से भारत के साथ 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर देते हैं, और नेहरू के शेख अब्दुल्ला के रिहा करने की मांग को भी मान लेते हैं। जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो रहा था, तब पाकिस्तानी सेना श्रीनगर से महज 35 किलोमीटर की ही दूरी पर थी। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना कश्मीर पहुंच जाती है और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने लगती है। भारतीय सेना मजबूत स्थिति में होती है, लेकिन नेहरू ब्रिटेन के दबाव में सीज फायर कर देते हैं और मामले को यूनाइटेड नेशन लेके चले जाते हैं। 30 अक्टूबर 1947 को शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की अंतरिम सरकार का हेड बना दिया जाता है। शेख अब्दुल्ला धीरे धीरे अपना रंग दिखाना चालू करते हैं और आजाद कश्मीर की मांग करने लगते हैं। शेख अब्दुल्ला के ऐसे यू टर्न लेने से नेहरू भी चौंक गए थे। कश्मीर प्रकरण में नेहरू के करीबी गोपाल स्वामी अयंगार, जो किसी भी मंत्री पद पर नहीं थे, वो नेहरू का खुलकर समर्थन करते थे। उनके हिसाब से भी अब्दुल्ला का आजाद कश्मीर की मांग करना इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। इस बीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा आर्टिकल 306 पर सहमति बन जाती है। इस आर्टिकल को शेख अब्दुल्ला, नेहरू समेत बाकी लोगों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन शेख अब्दुल्ला जैसे ही श्रीनगर पहुंचते हैं, आर्टिकल 306 का विरोध करने लगते हैं और कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करने लगते हैं, और इसी कारण से आर्टिकल 306A को चेंज करके आर्टिकल 370 में परिवर्तित कर दिया जाता है।
पटेल शेख अब्दुल्ला के हर मांग माने जाने से बेहद नाराज थे। जब आर्टिकल 370 पे उनसे सहमति मांगी जाती है तो सरदार पटेल गोपाल स्वामी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि ओरिजिनल ड्राफ्ट में विशेष रूप से मौलिक अधिकारों और राजनीति के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। एक राज्य भारत का हिस्सा तो बनता है लेकिन भारत की नीतियों को नहीं मानता। जब भी शेख साहब पीछे हटना चाहते हैं वो हमेशा हमें लोगों के प्रति उनके कर्तव्य के बारे में बताते हैं। निसंदेह उनका भारत या भारत सरकार या यहाँ तक कि व्यक्तिगत आधार पर आपके और प्रधानमंत्री के प्रति भी कोई कर्तव्य नहीं था, जिन्होंने उन्हें समायोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। ऐसी स्थिति में मेरी स्वीकृति का कोई प्रश्न नहीं उठता। अगर आपको लगता है कि यह सही काम है तो आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। खैर, सरदार पटेल की नाराजगी के बावजूद आर्टिकल 370 को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया जाता है। आर्टिकल 370 में कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था। कश्मीर को अपना झंडा, अपना खुद का संविधान और मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री चुनने की आजादी दी गई थी। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर को और भी ऐसे छूट दिए गए थे जिससे कि कश्मीर एक आजाद देश में एक आजाद राज्य बन गया था। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के 2 महीने के अंदर ही भारत का पहला लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा था। भारतीय जनसंघ केवल 2 महीने नई पार्टी होने के बावजूद कुल 489 लोकसभा सीट्स में से 93 सीटों पर चुनाव लड़ती है, लेकिन केवल 3 सीट्स ही जीत पाती है। इसके बावजूद पार्टी के लिए एक खुशखबरी वाली बात यह थी कि पार्टी अपने पहले ही चुनाव में एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी थी। वोट शेयर के हिसाब से भारत जनसंघ देश की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। जनसंघ को पूरे भारत में टोटल 3.06% वोट मिले थे। भारत के पहले लोकसभा चुनाव में टोटल करीब 17 करोड़ लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। भारत की आबादी उस वक्त 36 करोड़ थी। इस चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत होती है और कांग्रेस को भारत में टोटल 44.99% वोट मिलते हैं और कांग्रेस 364 सीट्स जीत जाती है। भारतीय जनसंघ के 3 जीते हुए सीट्स के 2 सीट्स बंगाल से थे, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और देवा प्रसाद घोष ने जीता था, और 1 सीट उमाशंकर त्रिवेदी ने राजस्थान से जीता था। 1952 में कश्मीर में असेंबली इलेक्शन भी होने जा रहा था, जिसमें 75 सीटों पर इलेक्शन लड़ा जाना था और कश्मीर की प्रजा परिषद पार्टी कश्मीर के पूर्ण विलय की मांग को लेकर ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला का विरोध कर रही थी। प्रजा परिषद पार्टी जम्मू के 30 सीट्स में से 28 सीट्स पर नॉमिनेशन फाइल करती है, जिसमें टेक्निकल इशू बताकर 13 नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसका विरोध करते हुए प्रजा परिषद पार्टी इलेक्शन का बाइकआउट कर देती है। नेहरू अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट कश्मीर में नहीं खड़ा करते और कश्मीर की 75 सीटें शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाती है। इस पूरे इलेक्शन के खिलाफ प्रजा परिषद का आंदोलन चालू हो जाता है, जिसकी मुख्य मांग कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय को लेकर थी। इस आंदोलन में एक नारा भी खूब फेमस होता है, एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 निशान और एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेगा। इस आंदोलन का समर्थन भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा और अन्य राजनीतिक पार्टी भी करती हैं। चूंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिष्ठा विपक्ष में बहुत अच्छी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपक्ष का चेहरा बन जाते हैं और वो इस आंदोलन को लीड करने लगते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत के उत्तरी और पश्चिमी इलाके में लोगों का समर्थन जुटाने के लिए खूब यात्रा करते हैं। इसी दौरान 11 मई 1953 को करीब 20,000 लोग अमृतसर स्टेशन पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रिसीव करते हैं। ये सारे लोग गुरदासपुर तक जाते हैं, जहां उन्हें रोक लिया जाता है। उस वक्त हिमाचल प्रदेश, हरियाणा ये सब पंजाब का ही हिस्सा था और कश्मीर में जाने के लिए परमिट लगता था। इससे पहले भी प्रदर्शनकारी कश्मीर में बिना परमिट घुसने की कोशिश किए थे, लेकिन उस वक्त पंजाब पुलिस द्वारा उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस बार ऐसा नहीं होता है। थोड़े विरोध के बाद गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर ने अपना मन बदल लिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बहुत कम लोगों के साथ आगे जाने दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाकी लोग पठानकोट से आगे बॉर्डर पार करते हुए कश्मीर के कठुआ में घुसने लगते हैं, लेकिन उन्हें किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। बॉर्डर से होकर रवि नदी भी गुजरती है। पंजाब पुलिस का अधिकारी खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाकी लोगों को रवि नदी के ब्रिज तक छोड़ के आते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जीप रवि नदी के बीच तक पहुंची ही थी कि उनके जीप को कठुआ के एसपी की गाड़ी ब्रिज पर ही रोक लेती है। एसपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक लेटर दिखाते हैं, जिसमें 10 फरवरी 1953 का डेट था। इस पत्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर में एंट्री लेने के लिए बैन कर दिया गया था और इसके बाद एसपी एक दूसरा पत्र दिखाते हैं, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के उल्लंघन करने के मामले में अरेस्ट करने का वारंट था। मुखर्जी जी के साथ वैद्य गुरुदत्त और श्री तेग चंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी और उमाशंकर त्रिवेदी समेत बाकी लोगों को वापस पंजाब भेज दिया गया। मुखर्जी जी को पहले श्रीनगर के सेंट्रल जेल ले जाया गया, बाद में उन्हें शहर से दूर एक वीरान पहाड़ी जंगल के एक वीरान झोपड़ी में नजरबंद रख दिया गया।
इसी बीच उमाशंकर त्रिवेदी, जिन्हें वापस भेज दिया गया था, वो परमिट लेके वापस कश्मीर में आ जाते हैं। नेहरू चाहते तो पंजाब में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हिरासत में लिया जा सकता था, लेकिन चूंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक सांसद थे तो उन्हें पंजाब और भारत के किसी भी हिस्से में गिरफ्तार किया जाता तो उन्हें सांसद को मिलने वाले हर सुविधा का लाभ होता और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता। इसीलिए उन्हें कश्मीर में अरेस्ट करवाया जाता है, जहां आर्टिकल 370 की कृपा से सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं था। पूरे देश को अब्दुल्ला और नेहरू के षड्यंत्र की भू आने लगी। मुखर्जी जी का कश्मीर में अरेस्ट होना नेहरू के दोगलेपन की पराकाष्ठा थी। ये वही नेहरू थे जिन्होंने आजादी के पहले अब्दुल्ला का साथ देने के लिए राजा हरि सिंह के राज में कश्मीर को भारत का हिस्सा बताते हुए घुसे थे और उन्हें जेल जाना पड़ा था। हालांकि 2 दिन के अंदर ही उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन अब यही नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि नेहरू की ही भांति कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कश्मीर में घुसे थे, उन्हें गिरफ्तार करवा लेते हैं और 42 दिन तक रिहा नहीं करते। 42 दिन के बाद रिहा होता है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का मृत शरीर। दरअसल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जिस झोपड़ी में रखा गया था उसमें ठंडी से बचने के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं थे, टेलीफोन भी नहीं था। कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद तो गर्म कपड़े और कंबल प्रोवाइड किया गया था। 20 जून को मुखर्जी जी की तबीयत खराब होने लगती है और 21 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक नर्सिंग होम में ले जाया जाता है और इसी दिन उमाशंकर त्रिवेदी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में हेबस कॉर्पस फाइल करते हैं, जिसकी सुनवाई 23 जून को रख दी जाती है। हेबस कॉर्पस में व्यक्ति अपनी हिरासत की लीगैलिटी को अदालत में चैलेंज करता है, जिसमें जेल अधिकारी को आरोपी को अदालत में पेश करना होता है और हिरासत की कानूनी वैधता को साबित करना पड़ता है। 22 जून को मुखर्जी जी की तबीयत और खराब हो जाती है और ऐसा बोला गया कि मुखर्जी जी को माइल्ड हार्ट अटैक आया था। मुखर्जी जी ने डॉक्टर को दवा देने से पहले अपने करीबियों से सलाह लेने को कहा था और उनके करीबियों द्वारा ये डॉक्टर को बताया जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम के दवा से एलर्जी थी। उसके बावजूद मुखर्जी जी को स्ट्रेप्टोमाइसिन का डोज दिया जाता है और अंत में 23 जून की सुबह उनकी तबीयत बेहद खराब हो जाती है और सुबह करीब 3:40 पर मुखर्जी साहब की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है। लेकिन क्या ये बात सच थी? जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का निधन हुआ तो उनकी उम्र केवल 51 वर्ष की थी। वे कश्मीर में एकदम स्वस्थ हालत में घुसे थे और अगर उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया गया? उनकी मृत्यु एक साधारण से सरकारी अस्पताल में क्यों हुई? वो भारत के सांसद थे, वो एक पार्टी के अध्यक्ष थे। क्या कारण था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अच्छे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया? क्या मुखर्जी जी की मृत्यु सच में हार्ट अटैक से हुई थी कि उन्हें हेबस कॉर्पस की सुनवाई के दिन ही धोखे से मार दिया गया? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मां जोग माया देवी जी अपने बेटे की मृत्यु से स्तब्ध हो गई थी और उन्होंने इसके पीछे गहरी साजिश का शक जताया और नेहरू को एक पत्र लिखते हुए इसकी जांच करवाने के लिए आग्रह भी किया। लेकिन नेहरू ने किसी भी तरीके की साजिश से इनकार कर दिया और किसी भी प्रकार के जांच की कार्रवाई नहीं की। मुखर्जी जी की मृत्यु ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्रेरित किया कि वो अपनी पत्रकारिता छोड़कर फुल टाइम जनसंघ के कार्य में जुड़ जाएं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अधूरे काम को पूरा करें। बाद में सन 1959 में कश्मीर से परमिट सिस्टम को हटा दिया जाता है और जम्मू कश्मीर को CAG, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ला दिया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु के बाद ऐसा माना जा रहा था कि जनसंघ खत्म हो जाएगी, लेकिन जनसंघ न केवल अपना अस्तित्व बचाए रखती है बल्कि धीरे धीरे भारत की राजनीति में एक बड़े दल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के निधन के बाद 1957 में 4 सीट्स, 1962 में 14 सीट्स और 1967 में 35 सीट्स जीत जाती है। फिर 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो कि भारतीय जनसंघ के एक बड़े नेता थे, उनकी भी मृत्यु संदेहास्पद तरीके से हो जाती है। दीनदयाल उपाध्याय जी 1967 में ही भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। वे 10 फरवरी 1968 को लखनऊ से पटना के लिए ट्रेन में जा रहे थे। वे फर्स्ट क्लास डब्बे में सफर कर रहे थे। उन्हें जौनपुर और बनारस में देखा भी गया, लेकिन जैसे ही ट्रेन बनारस से मुगलसराय जंक्शन पहुंचती है, दीनदयाल उपाध्याय जी उस ट्रेन में नहीं मिलते हैं। उपाध्याय जी का शरीर मुगलसराय स्टेशन से 750 फीट पहले ही रेलवे पटरी पर मिला था। आधिकारिक जांच करने पर पता चलता है कि मामला चोरी का था और चोरों से हाथापाई के दौरान उपाध्याय जी ट्रेन से नीचे गिर गए। उपाध्याय जी के हाथ में 5 रुपए का नोट भी था। खैर, आज भी लोग इस थ्योरी पर यकीन नहीं करते और उपाध्याय जी की मृत्यु को आज भी लोग राजनीतिक षड्यंत्र बताते हैं। उपाध्याय जी की मृत्यु के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष बनते हैं। 1971 में हुए आम चुनाव में जनसंघ को केवल 22 सीट्स मिलती हैं। इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कांग्रेस आर की तरफ से इलेक्शन लड़ती हैं। इस इलेक्शन में चुनावी प्रक्रिया में भारी धांधली की खबर की रिपोर्ट की गई थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1971 में हुए इलेक्शन में माल प्रैक्टिस के मामले में इंदिरा गांधी को दोषी माना
और 1971 में हुए रायबरेली के चुनावी रिजल्ट को अमान्य करते हुए इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया। इंदिरा गांधी इसके बाद सन 1975 में इमरजेंसी लगा देती हैं, जो कि करीब 2 वर्ष तक चलता है। इमरजेंसी के बाद सारी पार्टियां मिलकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1977 का चुनाव लड़ती है। जनता पार्टी टोटल 271 सीट जीतती है और जनता पार्टी की अलायंस पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 28 सीट जीतती है, जिससे कि जनता अलायंस टोटल 295 सीट्स के साथ अपनी सरकार बनाती है और मोरारजी देसाई देश के पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। 295 सीट्स में से सबसे ज्यादा 93 सीट्स भारतीय जनसंघ की थी। सरकार बनने के बाद कोएलिशन में काफी चुनौतियां आती है। मोरारजी के बेटे के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं। चरण सिंह और बाकी सेक्युलर पार्टी के नेता भारतीय जनसंघ के लोगों के आरएसएस के मेंबरशिप का विरोध करने लगे, जिससे कि जनसंघ और जनता पार्टी के लोगों के बीच खटास बढ़ने लगी। चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच भी कई मामलों पर मतभेद बढ़ जाता है और चरण सिंह के समर्थन में कुछ जनता पार्टी के नेता चले जाते हैं। जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई बहुमत खिसकता देख प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे देते हैं। चरण सिंह मौके को भुनाने के लिए इंदिरा गांधी का सपोर्ट भी लेना चाह रहे थे। इंदिरा गांधी ने बाहर से सपोर्ट देने का वादा भी किया और चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते हैं। लेकिन संसद में बहुमत साबित करने से कुछ दिन पहले ही इंदिरा गांधी अपना समर्थन वापस ले लेती हैं और चरण सिंह को 20 अगस्त 1979 को इस्तीफा देना पड़ता है। 1980 में देश में वापस चुनाव होता है। इस बार जनता पार्टी जगजीवन राम को अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ती है, लेकिन उसे वो केवल 31 सीट्स पर जीत हासिल होती है, जो कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले 264 सीट्स कम था। इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। जनसंघ 31 सीट्स में से 15 सीट्स पर जीत हासिल करती है। चंद्रशेखर और बाकी समाजवादी ग्रुप को एक भय था कि जनसंघ के मेंबर द्वारा जनता पार्टी को डोमिनेट किया जाएगा। इसी कारण से जनसंघ के मेंबर के आरएसएस में जुड़े रहने का मुद्दा वापस उठाया जाता है और जनता पार्टी ने 4 अप्रैल 1980 को आरएसएस के मेंबरशिप पर बैन लगा दिया, जिसके चलते अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और बागी जनसंघ के लोगों ने 6 अप्रैल 1980 को एक नए पार्टी की स्थापना कर दी, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया। और किसने सोचा था दोस्तों कि बाद में यही पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। तो यह है इस वीडियो का अंत दोस्तों। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यह हमें मोटिवेट करेगा कि हम ऐसे ही कंटेंट वापस बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।